तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो डी एंड एफ ब्लॉक के बच गए थे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में लैंथेनॉइड्स पढ़ा था जो हमारे कोर्स का पार्ट है, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स उसके ऊपर बेस्ड डिस्कस किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करने जा रहे हैं। तो पहले के एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चन आंसर बच गया था तो वो ये वाला था, ये वाला हमने कर लिया था। ठीक है, ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था। What are the different oxidation states exhibited by lanthanides to +2, +3 and +4? ये है हमारे मेन जो एग्जिबिट करते हैं लैंथेनाइड्स। और इसके बाद करते करते हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे, कोई किसी को याद है? आई गेस 11 तक किए थे डिस्कस। किसी को याद है कि फिर मैं 11th कर लिया था हमने, मुझे इतना तो पता है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। कहते हैं व्हाट, वो भी हो गया था बेटा, कौन सा करना है मुझे? 13 से करना है। 13th क्वेश्चन कहता है हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। भाई, ट्रांजिशन मेटल के पास कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स लास्ट और सेकंड लास्ट शेल दोनों से लूज करने की, इसलिए उसके पास ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। लेकिन नॉन ट्रांजिशन जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल से ही लूज या पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो जरा लिखो इसका आंसर 13th का। लिखो, ट्रांजिशन मेटल्स कैन lose electrons. Transition metals can lose electrons from both last and second last shells Transition metals can lose electrons from both last and second last shells hence show different oxidation states. Hence show different oxidation states. Full stop. लिखो एग्जाम्पल, Mn can show +2, +3, +4, +5, +6, +7. Example, Mn can show oxidation state of +2, +3, +4, +5, +7. Full stop. Next line में लिखो, whereas non-transition metals
can only lose electrons from last shell. Hence, show only one oxidation state. Hence, show only one oxidation state. सर आपने क्या करा दिया अभी तक? एक ही क्वेश्चन कराया बेटा। एग्जाम्पल सोडियम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +1। क्वेश्चन 14, 15 हमारे कोर्स में नहीं है, तो इनको हमने कट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 भी हमारे कोर्स में नहीं है, उसको भी हम कट कर देते हैं। 17 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। कहते हैं हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाली OEP की वैल्यूज दे रखी हैं और तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली वैल्यूज भी दे रखी है। इनफैक्ट नॉट OEP की, टू बी मोर प्रिसाइज REP की वैल्यू दे रखी है कुछ मेटल्स की। तो अगर आप देखो ये वाली वैल्यूज उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वापसी की वैल्यू है। E0 M 2 पॉजिटिव M, मतलब ये REP की वैल्यू है। अच्छा, इस REP की वैल्यू का मतलब क्या है मैं आपको पहले वो भी समझा दूं। भाई क्वेश्चन है कि क्रोमियम क्या अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस गेन करना चाहता है? आंसर आ रहा है नो। मैंगनीज ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं क्या वो वापस गेन करना चाहता आ रहा है? आंसर है नो, नो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंगनीज जो है वो हैप्पी है। आयरन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो वापस गेन करना चाहता है। आंसर इज छोटा सा नो। ठीक है, कहते हैं क्रोमियम तीसरा इलेक्ट्रॉन जो लूज करके बैठा है वो वापस गेन करना चाहता है। आंसर आ रहा है नो, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है। मैंगनीज ने जो तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो वापस गेन करना चाहता है। आंसर आ रहा है यस, यस, कि मुझे मेरा तीसरा इलेक्ट्रॉन वापस दो। आयरन ने जो तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो वापस गेन करना चाहता है। आंसर इज यस। अब वो कहता है given upon the data comment on the stability of ferric in the acidic solution as compared to chromium and Mn3 positive। पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सी स्पीशीज 3 पॉजिटिव में Cr3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो वापस इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहती? सर क्रोमियम। वेरी गुड। सबसे ज्यादा स्टेबल जो है इसके अंदर कौन है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। उससे कम स्टेबल कौन है बेटा? सर आयरन। फेरस। फेरिक Fe3 पॉजिटिव। और उसके बाद जाहिर सी बात है कौन आ गया? Mn3 पॉजिटिव। बेटा अगर ये वैल्यूज की रीडिंग अगर आपको आती है तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो उन्होंने पूछा फेरिक की स्टेबिलिटी बतानी है, तो फेरिक जो है वो Mn3 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल है पर क्रोमियम 3 पॉजिटिव से लेस स्टेबल है। तो फर्स्ट पार्ट का बेटा आंसर क्या हो जाएगा? फेरिक इज मोर स्टेबल देन Mn3 पॉजिटिव बट लेस स्टेबल
then Cr3 positive. Ferric is more stable than Mn3 positive but less stable than Cr3 positive. हाँ जी, दूसरे पार्ट में आ जाते हैं. द ease with which iron can be oxidized as compared to a similar process for either chromium or manganese. भाई यहां पर वो बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की. कौन है ऐसा इन तीनों में से जो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है? अगर वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इसका मतलब है वो दो इलेक्ट्रॉन वापस गेन करना नहीं चाहता. कौन है जो दो इलेक्ट्रॉन वापस गेन करना नहीं चाहता? सर क्रोमियम. नो. सर मैंगनीज. वेरी गुड. मैंगनीज ने जब दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हमने कहा कि भाई दो इलेक्ट्रॉन वापस गेन कर लो, तो उसने मना कर दिया. उसने कहा एब्सोल्युटली नो, मैं दो इलेक्ट्रॉन गेन वापस नहीं करूंगा, मैं लूज करना चाहता हूं. मैंगनीज से ज्यादा तो कोई भी नहीं है, तो मैंगनीज से कम कौन है जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है? क्रोमियम. क्रोमियम. वेरी गुड. एंड उसके बाद कौन आता है? आयरन. तो आयरन की टेंडेंसी सबसे कम है ऑक्सीडाइज होने की. समझ में आया क्लास? तो जरा लिखो भाई सेकंड पार्ट का आंसर. देखो, आउट ऑफ द थ्री, Mn has highest tendency to get itself oxidized. Mn has maximum tendency to get oxidized, whereas Fe has least tendency. Whereas Fe has least tendency. 18th क्वेश्चन बेटा, कहते हैं प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन. बेटा कलर्ड होने के लिए आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22. 22 का मतलब है 3d2 4s2. तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 3d1. तो कलर है. वैनेडियम 3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 3d2. कलर है. कॉपर पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 3d10. नहीं है क्योंकि फुली फिल्ड है. स्कैंडियम 3 पॉजिटिव नहीं है क्योंकि 3d0 है. Mn2 पॉजिटिव 3d5 है, नहीं होगा. सर इसके पास तो 5 है, पर बेटा हाफ फिल्ड है ना, इस वजह से. Fe3 पॉजिटिव मतलब 26, मतलब 3d6 में एक 3d5. Mn2 पॉजिटिव 3d5, हाँ 3d5 ये भी कलर्ड नहीं है. और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 3d7 ये कलर्ड हो जाएगा. गिव रीजंस फॉर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नाइनटीन्थ क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज.
इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पे जाना पड़ेगा। आप सबने बाकी सारा कॉपी कर लिया है बच्चे? मैं हटा सकता हूं सब कुछ? यस सर। उन्होंने बोला है +2 स्टेट के बारे में आपको बताना है कि वो कितना स्टेबल होता जा रहा है लेफ्ट टू राइट। ओके, हमको जाना पड़ेगा वापस उस जगह पे जहां पे +2 स्टेट की वैल्यूज दे रखी थी। ये रहा बेटा वो क्वेश्चन। ये देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 8.6 के अंदर वो कह रहे हैं +2 स्टेट के बारे में कमेंट पास करना है। इन द मिडल ऑफ द सीरीज तक तो अगर हम बात करें तो +2 स्टेट तो फिर भी स्टेबल होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद +2 स्टेट इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा। सर क्यों? क्योंकि इरेगुलर वेरिएशन ऑफ सम ऑफ IE1 एंड IE2 जो है वो बदलता जा रहा है। इस वजह से वो क्या होता जा रहा है बेटा? लेस स्टेबल हो रहा है। तो जरा लिखो बेटा उस क्वेश्चन का आंसर। देखो लेफ्ट टू राइट +2 स्टेट, लेफ्ट टू राइट +2 स्टेट for first half of transition series, left to right +2 state for the first half of first transition series is little stable, but after that becomes unstable, but after that becomes unstable due to irregular variation of sum of IE1 plus IE2, due to irregular variation of sum of IE1 plus IE2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। नहीं आ रहा बेटा। 21st क्वेश्चन इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करो। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग कि D4 स्पीशीज में Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग while Mn3 positive is strongly oxidizing। बेटा Cr2 पॉजिटिव जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D4 है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, undergoes oxidation to form Cr3 positive with 3D3 या फिर T2G3 स्टेबिलिटी। इसलिए Cr2 पॉजिटिव एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हालांकि Mn3 पॉजिटिव जो खुद भी 3D4 है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अंडरगोज रिडक्शन, इसीलिए दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा टू फॉर्म
Mn2 पॉजिटिव जो 3d5 हाफ फिल स्टेबल है। तो Cr2 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, पर एक नेचर में ऑक्सीडाइजिंग है और दूसरा नेचर में क्या है, रिड्यूसिंग है। तो आप यहां से कॉपी कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर, मैं अभी रब नहीं कर रहा। सेकंड पार्ट में कहता है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट में वो इजीली ऑक्सीडाइज कर जाता है। बहुत सही कहा उन्होंने। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव 3d7 होता है। जब उसके पास कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट आते हैं तो वो 3d कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बना लेता है 3d6, क्योंकि 3d6 में वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर सकता है एप्रोप्रिएट एनर्जी के कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जिसका सही जवाब जो है बेटा वो नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन में है। तो मैं सेकंड पार्ट का आंसर आपको खुद लिखवाना चाहता हूं, तो जरा ध्यान से लिखिएगा इसका आंसर। लिखिए, ऑल्दो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव although cobalt 2 positive is stable in aqueous solution, is stable in aqueous solution, but in presence of complexing reagent, but in presence of complexing reagent it gets oxidized to cobalt 3 positive it gets oxidized to cobalt 3 positive ब्रैकेट में 3d6 because it can provide empty orbitals because it can provide empty orbitals for hybridization to form complexes, because it can provide empty orbitals for hybridization to form complexes. Full stop. लिख लिया बेटा सबने आंसर सेकंड पार्ट का? थर्ड पार्ट की बात करते हैं। कहते हैं सारी स्पीशीज के अंदर D1 कॉन्फ़िगरेशन इतनी अनस्टेबल क्यों होती है आयंस के अंदर? भाई जहां पर आपने इतने सारे इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वहीं पर आप आखिरी इलेक्ट्रॉन भी लूज करके D0 बना दो ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। क्या फायदा है इस इलेक्ट्रॉन को अकेला रखकर d ऑर्बिटल के अंदर, वो सिर्फ अनस्टेबिलिटी ही तो प्रोवाइड करेगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर लिखो, रादर having D1 configuration it is better to lose this electron also
Rather, having D1 configuration, it is better to lose this electron also and form noble gas configuration. And form noble gas configuration. Full stop. 22nd electron. Oh, 22nd question. What is meant by disproportionation? हमने बेटा ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, नोट्स में भी है. कहते हैं जब एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन करता है या वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करता है, उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. दो एग्जांपल्स आपको बताने हैं. तो क्रोमियम 5 और मैंगनीज 6 कि बेटा ये दो रिएक्शंस मैंने आपको नोट्स में लिखवाई थी जो आप डिस्प्रोपोर्शनेशन में लिख सकते हैं एग्जांपल में. सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दो. देखो बेटा, when a given oxidation state undergoes reduction as well as oxidation, when a given oxidation state undergoes reduction as well as oxidation, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट का +1 स्टेट शो करता है. कोई है जो मुझे बता दे कि +1 स्टेट कौन शो करता है फर्स्ट सीरीज के अंदर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर? कॉपर. वेरी गुड बेटा, कॉपर प्लस शो करता है. अब कोई मुझे ये बता सकता है कि क्यों, ऐसा क्या है कॉपर +1 में कि वो ये स्टेट शो करता है? सर उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s1 होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो 3d10 बनाता है जो स्टेबल वेरी था. गुड, फुली फिल्ड 3d ऑर्बिटल. तो लिखो कॉपर पॉजिटिव ड्यू टू 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड स्टेबल. Copper positive due to 3d10 fully filled stable. Question number 24. कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग गैसियस आयन. Mn3 पॉजिटिव. Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 25. 25 का मतलब है ये क्या आ जाएगा बेटा? 3d4. Cr3 पॉजिटिव का मतलब है ये आ जाएगा 3d3. वैनेडियम 3 पॉजिटिव का मतलब है ये आ जाएगा 3d2 और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का मतलब है ये आ जाएगा 3d1. अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने बता दिए, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? Cr3+. क्यों भाई? T2G3. वेरी गुड, आंसर क्या है? Cr3 पॉजिटिव, क्योंकि हाफ फिल्ड T2G3 ऑर्बिटल. सर आप एक बार T2G3 बता सकते हो? बेटा वैसे तो ये अगले चैप्टर का पार्ट है, लेकिन d ऑर्बिटल जो होता है जब उसके पास कंपाउंड्स बनने के लिए आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स और उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और उस कंपाउंड के या स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करके डी ऑर्बिटल की एनर्जी को इंक्रीज करा देते हैं. तो ये जो एरो बनाया है ये इंक्रीज हो गई एनर्जी और बाद में
ये दो हिस्सों में ब्रेक कर जाता है, 2 ऑर्बिटल ऊपर आ जाते हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं। जो नीचे वाले 3 होते हैं उनको हम T2G कहते हैं, ऊपर के जो 2 होते हैं इनको हम कहते हैं EG। तो T2G में अगर 3 आ जाएंगे तो वो हाफ फिल स्टेबल हो जाता है, लेकिन मैं डिटेल में इसको अगले चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको। ओके सर। अभी फिलहाल हमने इससे काम करा रहे हैं। आप ये लिख लो बेटा, कॉपी कर लो सारा और लिख लो कि Cr3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड T2G3 ऑर्बिटल। अगला क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, 25th। Give example or suggest the following reasons for the transition metal chemistry. लोवेस्ट ऑक्साइड ट्रांजिशन मेटल का बेसिक होता है और हाईएस्ट ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। क्यों भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, कोवैलेंट नेचर इंक्रीजेस, acidic nature increases. Simple. Oxidation state decreases, ionic nature increases, basic nature increases. Oxidation state decreases, ionic nature increases, basic nature increases. कहते हैं ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। Third, highest oxidation state is exhibited in oxoanions of metals because oxygen can form multiple bonds. तो oxoanion जैसे बात करें MnO4 माइनस की, Mn का स्टेट कितना है +7, Cr2O7 2 माइनस की, Cr का स्टेट कितना है +6। वो इस वजह से क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इस वजह से। 26th क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है, आप कॉपी कर सकते हैं जो जो आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 27th क्वेश्चन। कहते हैं व्हाट आर एलॉयज? होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more elements are called alloys. Homogeneous mixtures of 2 or more elements। अब एलिमेंट्स वर्ड यूज किया है तो बेटा मेटल मेटल भी हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more elements are called alloys. They are formed to obtain to get desired properties. They are formed to obtain desired property.
कहते हैं नेम एन इम्पॉर्टेंट एलॉय विच कंटेन सम ऑफ द लैंथेनॉइड मेटल्स। कोई मुझे नाम बता सकता है उस एलॉय का? मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क कराया था। मिस्ट मेटल। मेंशन इट्स यूजेस। oil tankers, flame throwing tank, gas lighters, etc. 28. What are inner transition elements? मैंने इसकी डेफिनेशन बेटा पहले भी लिखवाई थी। एलिमेंट्स जिनके लास्ट के 3 शेल्स, आउटरमोस्ट शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सर जिनके आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीटली होते हैं, लास्ट के 3 आउटरमोस्ट शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहते हैं डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स आर एटॉमिक नंबर्स ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा लैंथेनाइट सीरीज जो है वो 57 से शुरू होके 71 तक जाती है, और एक्टिनाइट सीरीज जो है वो 89 से शुरू होके 103 तक जाती है। तो कोई नंबर आता है, ये आता है, ये आता है और ये आता है, तो ये 3 हो गए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 29th क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है, एक्टिनाइड्स के बारे में है। 89 to 103 कौन से होते हैं? हाँ जी सर 89 से 103 तक कौन से होते हैं? बेटा एक्टिनाइड सीरीज के होते हैं। यस सर। तो 29 और 30 कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो एक्टिनाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं दोनों केसेस के अंदर। तो अगर आपने सब कॉपी कर लिया तो मैं ऐसे सब हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं यूज हुंज रूल to derive the electronic configuration of cerium 3 positive ion and calculate its magnetic moment on the basis of spin only formula। तो ऐसे केस में एटॉमिक नंबर हमको दे रखा होता है, हम नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास जाते हैं और उसके बिहाफ पे उसका एटॉमिक नंबर के साथ कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। तो ये रही सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन 4f1 5d1 6s2। उन्होंने कौन सी पूछी है? सीरियम 3 पॉजिटिव, तो बेटा वो क्या आ जाएगा 4s1। एटॉमिक नंबर 58, ठीक है। और नोबल गैस कौन सी होगी इससे पहले? जेनॉन। तो आप लिख लेंगे ऐसे, सीरियम एटॉमिक नंबर 58, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? जेनॉन। 4f1 5d1 6s2। हुंज रूल के हिसाब से उन्होंने सीरियम 3 पॉजिटिव पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा 4f1। कर लो कॉपी। सर हो गया। और बाद में वो कहता है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक फॉर्मूला, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। तो वो कैसे निकालते हैं बेटा? n
into n+2 whole under root Bohr magneton. अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इंटू 1+2 होल अंडर रूट, कितना आ गया? √3, कितना आ गया? 1.73 बोर मैग्नेटॉन। कहते हैं 32nd क्वेश्चन, नेम द मेंबर्स ऑफ लैंथेनाइट सीरीज विच एग्जिबिट +4। तो इसके अंदर हमने देखा था, एक तो सीरियम 4 था, एक टर्बियम भी +4 होता है, एंड दोज हु एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, मुझे याद आ गया। कहते हैं कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, ये मैं नहीं करा रहा, एक्टिनाइड्स है। कहते हैं राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन। हाँ जी बेटा। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें +4 जो शो करता है, +2 जो शो करता है, वो याद करने पड़ेंगे? हाँ बेटा, कुछ के तो याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको मार्क कराया था बेटा, सीरियम इंपॉर्टेंट है। बता दो 32। क्या चीज बेटा? 32 लास्ट क्लास का मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लेना, उसमें बताया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है बेटा। तो उसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं जो +4 स्टेट शो करते हैं, कुछ है वो +2 स्टेट शो करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे +4 की हम बात कर रहे हैं। +4 के अंदर सबसे पहले तो देखो हाफ फिल्ड कौन कौन है। ये देखो बर्केन, सॉरी ये तो एक्टिनाइड्स है, ये नहीं देखना। ये +4 के अंदर एक तो सीरियम आ गया क्योंकि 4f0 है, एक टर्बियम आ गया क्योंकि वो 4f क्या है? 7 है, हाफ फिल स्टेबल है। ठीक है। +2 में देखो कौन कौन आ रहा है, हाफ फिल स्टेबिलिटी देखो किस किस की है। ये देखो 4f7, यूरोपियम +4 है। ठीक है। और कौन स्टेबल है? ये टर्बियम +2 में स्टेबल है। तो बेटा ऐसे देख के हम पता लगा लेते हैं कि कौन किस फॉर्म के अंदर ज्यादा स्टेबल है। ओके सर। सर ये 64 और 70 फर्स्ट एलिमेंट भी तो स्टेबल होंगे? कौन से बेटा? +2 और +4 में पूछे गए हैं बेटा। सर +2 में ही सर वो 4f7 5d1 है। हाँ तो बेटा डी में 1 आ गया ना, तो दिक्कत है ना। ओके सर। हाँ वो दिक्कत है। तो गैडोलिनियम जो है बेटा वो +3 में बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर लैंथेनम भी देखो +3 में कितना स्टेबल है, ल्यूटिटियम देखो +3 में कितना स्टेबल है ना। तो हमें ऑर्बिटल्स हाफ फिल देखने होते हैं, हाफ फिल, फुली फिल या फिर एम्प्टी। इसके अलावा भी एक और क्राइटेरिया होता है, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि वो कोर्स का पार्ट नहीं है। जैसे डी ऑर्बिटल 2 हिस्सों में ब्रेक करता है, वैसे एफ ऑर्बिटल भी 2 हिस्सों में ब्रेक करता है, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड या एम्प्टी एफ ऑर्बिटल्स के बिहाफ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। तो
33rd क्वेश्चन हमारा नहीं है पार्ट। कहते हैं राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ऑल दीज। ये आप पीछे देख के लिख सकते हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। 35th क्वेश्चन कहता है कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज with those of the second and third transition metals in respective of vertical columns given special emphasis of the following points। काटा मार दो इसको, कोई नहीं पूछेगा, आज तक कभी ये क्वेश्चन नहीं आया है, इस साल तो पक्का ही नहीं आएगा क्योंकि हालत वैसी बड़ी नाजुक है। 36th क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। अब अगर इसके अंदर है तो 3D2 हो जाएगा, वैनेडियम है तो वो 3D3 हो जाएगा, क्रोमियम है 3 तो वो 3D3 हो जाएगा, Mn2 पॉजिटिव है तो वो 3D5 हो जाएगा, फेरस है वो 3D6 हो जाएगा, फेरिक है वो 3D5 हो जाएगा, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है वो 3D7 हो जाएगा, निकल 2 पॉजिटिव है वो 3D8 हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव है वो 3D9 हो जाएगा। कहते हैं इंडिकेट हाउ वुड यू एक्सपेक्ट the 5D orbitals to be occupied for these hydrated octahedralides। ये बेटा काटा मार दो इसको, कोई नहीं पूछेगा आपसे। 37th क्वेश्चन कहता है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के पोजेस करते हैं प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटा हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? सीरीज सेकंड और थर्ड सीरीज, सेकंड और थर्ड सीरीज के बेटा मासेस ज्यादा होंगे ना, इसलिए वो उनसे डिफरेंट है। तो वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या डिफरेंसेस पता चलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एज कंपेयर टू दी हैवियर ट्रांजिशन सीरीज। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, काटा मार सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। इज दैट क्लियर? और अगर मैंने बोल दिया बेटा काटा मारना है उस क्वेश्चन पे तो आप बेझिझक काटा मार सकते हैं, नहीं आएंगे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड्स के अंदर, डेफिनेटली इनकी जरूरत भी नहीं है। 38th क्वेश्चन कहता है आपको इन कंपाउंड्स के अंदर सेंट्रल एटम मैग्नीशियम आयरन Mn के बिहाफ पर मैग्नेटिक मोमेंट का डेटा दे रखा है 2.2, 5.3, 5.9। कहता है आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का डेटा दे रखा है ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि किस केस में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो लास्ट वाले में। वेरी गुड। तो लिखो मैग्नेटिक मोमेंट tells us the number of unpaired electrons in an element. Magnetic moment tells us about the number of unpaired electrons present in the given oxidation state of transition metals. Present in the given oxidation state of transition metals. Full stop. More the number of unpaired electrons प्रेजेंट सर, प्रेजेंट के बाद क्या है? present in the given oxidation state of a transition metal. Full stop. More the number of unpaired electrons more is magnetic moment. Hence,
maximum number of unpaired electron is present in this compound. Hence, maximum number of unpaired electrons are present in this compound. Full stop. तो बेटा हम बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स की। सबसे पहला जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल आता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम यहां से आया कि कार्बन जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया कार्बोहाइड्रेट और इनका एक जनरल फॉर्मूला भी बना दिया CxH2OY, इसलिए बेटा ये कार्बोहाइड्रेट है। और हमने देखा कि यूजुअली सारे कार्बोहाइड्रेट्स इसमें फिट होते हैं, जैसे ग्लूकोज बेटा कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, और आप देख सकते हैं ग्लूकोज इसमें फिट बैठता है C6H2O6। लेकिन बाद में आ गई प्रॉब्लम एसिटिक एसिड। बेटा ये तो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना है, ये भी इस फॉर्मूले में फिट बैठता है, तो ये तो बेटा गलत बात हो गई। उसके बाद पता लगा एक और कार्बोहाइड्रेट हमारे पास आया रैमनोस, जिसका फॉर्मूला है C6H12O5, लेकिन बेटा वो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स नाम तो हमने वही रहने दिया, पर हमने बेटा इनकी डेफिनेशन बदल दी। जो नई डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की वो क्या है, ध्यान से देखना। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। बेटा ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है इनके पास बहुत सारे OH फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये सब किसी न किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जुड़े हुए होते हैं, या फिर ब्रेक करने पर, हाइड्रोलाइज करने पर ऐसे यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। आया बेटा लॉजिक समझ में? क्या होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स? सर पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब दोबारा बता दो। बेटा पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़े क्लास। यस सर। कहते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट में मीठे होते हैं, इसलिए उनका नाम आ गया शुगर। एग्जाम्पल सुक्रोज, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज, इसकी वजह से मिल्क जो है उसके अंदर थोड़ा सा मीठापन होता है। और जो मीठे वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा उनको सैकराइड्स कहते हैं, क्योंकि ग्रीक में सैकरिन का मतलब होता है शुगर। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, भाई कोई कार्बोहाइड्रेट्स कितना ब्रेक करके छोटे कार्बोहाइड्रेट्स दे देता है, उसके बिहाफ पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। मोनोसैकराइड्स ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। अभी तक हमारे पास 20 अलग अलग मोनोसैकराइड्स नोन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये मोनोसैकराइड के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे होते हैं बेटा ओलिगोसैकराइड्स, ये हाइड्रोलाइज करने पर दो
या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 10 मोनोसैकेराइड्स दे सकते हैं। इनको कहते हैं बेटा ओलिगोसैकेराइड्स। मतलब ब्रेक करने पर ये 2 मोनोसैकेराइड्स दे सकते हैं, कोई 3 दे सकता है, कोई 4 दे सकता है, कोई 10 तक दे सकता है मोनोसैकेराइड्स, उन्हें कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अब अगर वो 2 दे रहा है तो उसका नाम हो जाएगा डाइसैकेराइड, 3 दे रहा है ट्राइसैकेराइड, 4 दे रहा है टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन कितने वो सिंगल यूनिट्स दे रहा है। अच्छा, जो 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स आएंगे बेटा वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज ब्रेक करने पर एक ग्लूकोज देता है, एक फ्रक्टोज देता है, लेकिन माल्टोज ब्रेक करने पर दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के देता है। आया समझ में बेटा? पॉलीसैकेराइड्स बहुत सारे नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं हाइड्रोलिसिस पर, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा। वो पॉलीसैकेराइड्स जो मीठे नहीं होते उनको बेटा हम क्या कहते हैं? नॉन शुगर्स। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। कहते हैं सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सॉल्यूशन को या टॉलेंस को रिड्यूस कर सकते हैं उनको बेटा हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। मोनोसैकेराइड जितने भी हैं, चाहे उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो, चाहे उनके अंदर कीटोन ग्रुप हो, वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। वो फेलिंग्स और टॉलेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। याद है बेटा ग्लूकोज का टेस्ट किया था? अच्छा नहीं, ग्लूकोज का टेस्ट नहीं किया था आप लोगों ने, हमने वो नहीं पढ़ा था। हालांकि एल्डिहाइड्स अगर आपको याद हो बेटा, टॉलेंस टेस्ट देते हैं, फेलिंग्स का टेस्ट देते हैं बेटा, वो इस वजह से देते हैं क्योंकि उनके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। समझ में आया क्लास? किसी ने कोई चीज पूछनी हो कार्बोहाइड्रेट्स में अभी तक? एनसीईआरटी बुक लेके बैठोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब ये लेक्चर रिवाइज करोगे तो बेटा एनसीईआरटी बुक लेकर बैठना। मैं सिर्फ वही चीजें पढ़ा रहा हूं जिनकी आपको जरूरत है, मैं वहीं पे ही मार्किंग कर रहा हूं बस। कहते हैं डाइसैकेराइड्स के अंदर अगर रिड्यूसिंग ग्रुप मोनोसैकेराइड्स मतलब एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप के साथ बॉन्डेड है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जैसे सुक्रोज। ऑन द अदर हैंड शुगर जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप्स फ्री होते हैं उनको बेटा हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग। एग्जांपल माल्टोस या फिर लैक्टोस। कोई नहीं पूछता इसको। बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की, ये हमारे कोर्स के अंदर है, इसमें भी मेनली ग्लूकोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो बेटा, अगर मोनोसैकेराइड के अंदर 3 कार्बन एटम आ रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्रायोस।
अगर उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेटा वो क्या बन जाएगा, एल्डोट्रायोस। और अगर उसके साथ कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, कीटोट्रायोस। मोनोसैकेराइड, अगर उसके अंदर 5 कार्बन आ रहे हैं तो बेटा उसका नाम होगा पेंटोस। लेकिन अगर वो 5 कार्बन में से एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो बेटा वो क्या बन जाएगा, एल्डोपेंटोस। नहीं तो बेटा अगर कीटोन ग्रुप है तो वो क्या बन जाएगा, कीटोपेंटोस। नेमिंग समझ में आ गई बेटा कैसी होती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मोनोसैकेराइड जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्लूकोज, और इसको मार्क करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के अंदर 70% क्वेश्चन जो है बेटा वो ग्लूकोज से ही आएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ग्लूकोज नेचर में फ्रीली अकर करता है, कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी अकर करता है। ये स्वीट फ्रूट्स में होता है, हनी में होता है, ग्राइप ग्रेप्स के अंदर होता है, उसके अंदर भी ग्लूकोज लार्ज अमाउंट में होती है। कैसे बनता है ग्लूकोज, सुक्रोज जिसको हम कहते हैं गन्ने का जूस, आप सुक्रोज को पानी के साथ हाइड्रोलाइज कर दो एसिडिक मीडियम में तो बेटा वो क्या दे देगा, ग्लूकोज, एंड साथ में क्या दे देगा, फ्रक्टोज। हाँ जी बेटा, वेरी गुड बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बेटा, पर स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क होता है। दूसरा बेटा तरीका होता है स्टार्च। कहते हैं कमर्शियली ग्लूकोज जो है वो हमें स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से मिलता है। जब आप उसके अंदर क्या डाल देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 393 केल्विन पर अंडर प्रेशर 2 to 3 atm, तो आप देखेंगे तो सिर्फ ग्लूकोज देता है स्टार्च। अब यही तो बात है। अब सुक्रोज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो ग्लूकोज भी दे रहा है, फ्रक्टोज भी दे रहा है, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, उसके लिए हमारी अलग से फिजिकल प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, सिर्फ ग्लूकोज ही आ रहा है, तो अलग करने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, कहते हैं ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस है, मतलब 6 कार्बन वाला, साथ में एक एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको डेक्स्ट्रोस कहते हैं, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करता है बेटा, राइट साइड पे। कहते हैं इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन, ये कोई नहीं पूछता। अब ये देखो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर, सॉरी ग्लूकोज का। ये बेटा पहला कार्बन एटम है, कहते हैं CHOH 4 बार आएगा, CHOH 4 बार आएगा, पहले CHOH, फिर नीचे CHOH, फिर नीचे CHOH, फिर नीचे CHOH, फिर नीचे CHOH, और आखिरी में बेटा CH2OH। अब देखो ना, OH 4 बार हो गया यहाँ पे, एक बार यहाँ 5 बार आ रहा है ना, इसलिए बेटा नाम क्या रखा गया था, पॉलीहाइड्रोक्सी। याद आया बच्चे इसका नाम? yes, है ना? तो ये इस वजह से रखा गया क्योंकि इसके पास 5 OH ग्रुप आ रहे हैं और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराता है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और बेटा इनकी प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेपरेशन भी इतनी कोई नहीं पूछता जितनी इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनना। तो स्ट्रक्चर बेटा मैंने आपको बता दिया, जो एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड पे ड्रॉ किया गया है। अभी पूरा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे इसका, ठीक है? और भगवान ना करे कि इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने को आपको आए। कहते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आप इसको बहुत देर तक हीट कर देंगे, किसकी प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में, ये क्या बना लेगा, N-हेक्सेन। इससे क्या पता चलता है कि 6 के 6 कार्बन एटम एक के बाद एक के बाद एक स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है। इस प्रॉपर्टी से ये पता लगता है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन एटम है
वो एक के बाद एक लिंक्ड है। तो अगर आपको प्रूफ करना हो कि 6 कार्बन एटम एक के बाद लिंक है, आप उसको ग्लूकोज को HI के साथ हीट कीजिए। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहते हैं जब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सिन बनाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। एंड हाइड्रोजन साइनाइड का मॉलिक्यूल ऐड करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। इन दोनों रिएक्शन से पता चलता है कि इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। सर वो कैसे? बेटा यहां पर ध्यान देना, ये वाला CHO ग्रुप जो है उसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं, बाकी सब जो मर्जी है, मुझे क्या करना। मैंने CHO ग्रुप आपको दिखा दिया। रिएक्शन बेटा किसके साथ है? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। ये बेटा हमने अमीन्स में भी पढ़ा था। ये आ गया H2N बॉन्ड OH। जब मैं यहां से O हटाऊंगा, यहां से H2 हटाऊंगा, पानी का लॉस हो गया, तो ये देखो बेटा आ जाएगा ना, ये क्या हो जाता है? ग्लूकोज का ऑक्सिन। बेटा इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। तो सर तो इसके कंपाउंड का नाम क्या होगा? ग्लूकोज ऑक्सिन। बस ग्लूकोज ऑक्सिन। अच्छा ये इसकी पहला, ये देखो बेटा दूसरा पार्ट, कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, बाकी जो भी लगा हुआ HCN के साथ रिएक्शन, ये देखो ये ब्रेक कर गया, ये आ गया ना साइनोहाइड्रिन। ये वाला ग्रुप जो है वो क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। कृत याद आया भाई? यस सर। समझ में आ गया? तो ये दो प्रॉपर्टी बताती है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है बेटा ग्लूकोज की, वो ये है कि अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो 6 कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। अब देखो बेटा ये सारी चीजें एज इट इज ऐसी की ऐसी रहेंगी, सिर्फ फर्क ये है कि CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज करके किस में आ गया? COOH में, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में सर? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है वो? ब्रोमीन वाटर। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है वो? ब्रोमीन वाटर। सर इसका क्या है रेलेवेंस? ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस प्रॉपर्टी से इसके बारे में कंफर्मेशन मिलता है। आया समझ में बच्चों? ये सब हटा दूं? तो अगर आप उसको माइल्ड ऑक्सीडाइज करते हो तो वो क्या दे देता है? ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जरा देखो बेटा इसकी, कहते हैं एसिटाइलेशन ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या देता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये रहा बेटा, इसे कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। सर ये बनता कैसे है जरा देखो बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड है बेटा, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां से गया H और यहां से गया COO।
तो सर किसका लॉस हो गया? एसिटिक एसिड का, CH3COOH का लॉस हो गया। लेकिन अगर बेटा मैं 5 एसिटिक एनहाइड्राइड ले लूंगा, सर 5 के ले रहे हो बेटा, 1 OH ये रहा, 4 OH ये हो गए, तो कुल मिला के 5 OH है ना। तो 5 OH के साथ एक एक करके रिएक्ट करने के लिए मैंने 5 एसिटिक एनहाइड्राइड लिए। तो देखो बेटा 4 तो यहां पर आ गए, 1 ये इधर आ गया, इसलिए इसको कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये रिएक्शन बताती है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे अटैच्ड है। ये रिएक्शन बताती है कि ग्लूकोज के साथ 5 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन के साथ अटैच्ड है। 6th इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहता है अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हो, नाइट्रिक एसिड बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या फिर आप ग्लूकोनिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर दो, दोनों के दोनों मिलकर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? सैकरिक एसिड। बेटा ये ग्लूकोज है। सर कैसे? क्योंकि बेटा यहां पे CHO ग्रुप है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। सर कैसे? क्योंकि यहां पे COOH ग्रुप है। इसका भी ऑक्सीडेशन कर दो, इसका भी ऑक्सीडेशन कर दो। देखो एरो ऐसे जा रहा है और एरो ऐसे जा रहा है, दोनों का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। कौन है सर? कॉन्क HNO3। बेटा क्या दे देगा? सैकरिक एसिड। सर क्या फर्क है? ये वाला OH ग्रुप तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड आ गया। सर ये तो पहले से ही ऐसे ही था बेटा, ये वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एसिड आ गया, ये वाला अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होके एसिड आ गया, लेकिन ये वाले बीच वाले नहीं होते, सिर्फ एंड वाले जो होते हैं वही ऑक्सीडाइज होते हैं। इसका क्या है रेलेवेंस? क्योंकि इसके पास प्राइमरी अल्कोहलिक OH। क्या चीज? सर COOH कैसा आएगा जब दोनों ऑक्सीडाइज होंगे तो? बेटा वो अब एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो वो बेटा वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन हाँ जी सर मतलब ऑक्सीडाइज ही नहीं होता ना बेटा, हाँ आप COOH को एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो वो उसमें वैसा का वैसा ही रहा। हाँ अल्कोहल ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप था, तो बेटा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया बेटा? तो ये सारा पार्ट था, प्रॉपर्टीज थी ग्लूकोज की, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दी, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस बच्चे ने अपने बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर का टेस्ट दिया होगा, स्कूल में एग्जाम दिया होगा, इन 6 में से 4 भी कह रहा हूँ, 5 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन कंफर्म्ड आया होगा। अब जिसने दिया है ये उसी को पता है। यस सर। तो आपके पास देखो आंसर भी आ गया। तो अगर मैंने बोल दिया इन प्रॉपर्टीज में से ही क्वेश्चन आएगा, तो बेटा आएगा, आपको रिएक्शन भी लिखनी होगी। कभी कभार तो कंप्लीट द रिएक्शन में आ जाता है, तो बेटा और भी अच्छी बात है। ये देखो बेटा इनके असली स्ट्रक्चर्स। अभी मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं। ये है बेटा ग्लूकोज का असली स्ट्रक्चर, सैकरिक ग्लूकोनिक एसिड का असली स्ट्रक्चर, सैकरिक एसिड का असली स्ट्रक्चर। अब देख लो बेटा ये OH ग्रुप कहां कहां पे है, एक लेफ्ट में आ रहा है, तो बेटा ये यहीं पे ही आएगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इन स्ट्रक्चर्स को बेटा कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये ऐसे ही लिखे जाते हैं बेटा, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे।
अगर एक OH लेफ्ट पे आ रहा है ग्लूकोज का, ये वाला भी लेफ्ट पे है, ये वाला भी लेफ्ट पे है, बाकी ये 3 राइट साइड पे ऐसे ही आएंगे। आपने अगर ऊपर नीचे कर दिया बेटा, ग्लूकोज के नहीं बेटा ये अलग अलग कंपाउंड है ना, बताया ना, ग्लूकोज का ये हो गया, सैकरिक का एसिड का ये हो गया, ग्लूकोजिक एसिड का ये हो गया। मतलब तीनों का बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही है, बस फर्क क्या आ रहा है, हाँ फर्क जो है वो ऊपर आ रहा है, बस फर्क जो है वो ये इधर का इसी आ रहा है, इसमें तो ये दोनों सेम है, और इसके अंदर ये इधर आ रहा है, बस इसके बदले ये आ रहा है। इन्हें ऐसे, इनको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स कहते हैं बेटा, ठीक है, जो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बीच में कार्बन एटम है। ओके सर। तो आज बेटा हम इतना ही कर रहे हैं, इसका आगे का कंटिन्यूएशन हम कल की क्लास में करेंगे।